हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिप्रा क्लासेस में और मैं हूं आपके साथ शिखा। तो आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हमने नंबर्स के बारे में ही एक्सप्लेन किया था। तो कुछ नंबर्स हमारे बाकी रह गए थे जिसके बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए तो उस नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो पे। तो हमने अभी तक इनरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या तक पढ़ा था। उसका नेक्स्ट है हमारा जैसे डिराइव्ड नंबर। डिराइव्ड नंबर मतलब होता है व्युत्पन्न संख्या। तो व्युत्पन्न संख्या हमारी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 हमारी होती है डिराइव्ड नंबर्स मतलब व्युत्पन्न संख्या। तो व्युत्पन्न संख्या में हमारा फर्स्ट है जैसे रियल नंबर्स। क्या होता है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिन्हें हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वह सभी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी संख्या नंबर्स ले लो, 5, 13, -3, 2/5, 7/9, 22/7। इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारी हमारी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या कहलाती है। मान लीजिए ये हमारा संख्या रेखा है, सेंटर पर हमारा पॉइंट 0 होता है, फिर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 और लेफ्ट साइड पे निगेटिव होते हैं -1, -2, -3, -4 इस तरह करके। तो जैसे है हमारा 3, तो 3 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 3 है इसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। फिर है जैसे 4/5 है, तो इसे भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम इस सब को क्या करेंगे, अपॉन में करके और फिर इसको भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। तो कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है जैसे हमारा इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। तो वह संख्या जो वास्तविक नहीं होती है काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक नहीं होती है, वो सभी संख्याएं हमारी इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या कहलाती है। तथा जिसके साथ ये आई की तरह होता है, लगा होता है। कभी कभी आप सबने देखा होगा नंबर्स के बाद ये 10th के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये आई लगा होता है, इसे इयोटा बोलते हैं। तो ये लगा हो तो वो सारी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर करते हैं या -2 का स्क्वायर करते हैं तो वो दोनों ही हमारे प्लस में आते हैं। पर यहाँ सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ माइनस था, माइनस को हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी एक काल्पनिक संख्या, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये प्लस में थी या माइनस में। फिर है जैसे √9। तो √9 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो या तो हमारी ये प्लस में होगी या तो माइनस में होगी, 3 आएगी। फिर अगर हमारी -9 है तो -9 को जब हम रूट्स में क्या लिख सकते हैं, 9 × -1। तो 9 को हमारा 3 हो जाएगा, पर -1 को जब हम रूट से बाहर लाएंगे तो ये इयोटा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिसमें इयोटा लगा हो वो सारी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या होती हैं। फिर जैसे 2 इयोटा, 3 इयोटा, -3 इयोटा, इस तरह की सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं मतलब इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्या। तो मिश्रित संख्या क्या होती है, जब किसी वास्तविक संख्या के साथ काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाता है। तो वास्तविक संख्या के साथ जब काल्पनिक संख्या मतलब रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाता है तो वो संख्याएं हमारी मिश्रित संख्या बन जाती हैं। जैसे 3 + 5 इयोटा मतलब 3 एक वास्तविक संख्या है और 5 इयोटा हमारी काल्पनिक संख्या। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी मिश्रित संख्या बन जाती है। फिर नेक्स्ट है जैसे 5 + 3 इयोटा, 4 - 7 इयोटा, 3 - 8 इयोटा। इस तरह की सभी सब आदि बहुत सी संख्याएं होती है जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे मान लो 432 है, उसमें से अंक 432, तो इसमें क्या होता है, अंक और स्थान के साथ उनके अंकों का मान भी परिवर्तित होता रहता है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि अंकों के स्थान के साथ उनके मान में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे इसमें 2 है तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगा क्योंकि वो फर्स्ट 1 प्लेस पे है। फिर जैसे 3 है तो 3 हमारा 10 प्लेस पे है, तो 10 प्लेस पे है तो ये इसका क्या हो जाएगा, 3 × 10 मतलब 30 हो जाएगा। फिर जैसे 4 है तो 4 हमारा 100 प्लेस पे है तो 4 × 100 = 400 हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 2 4 5, तो इसमें ये हमारा 1 प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5। 4 हमारा 10 प्लेस पे है तो 4 × 10 = 40, और 2 हमारा 100 प्लेस पे है तो 2 × 100 = 200। इस तरह से हमारा स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू होता है। तो किसी संख्या में उसके अंक के साथ उसके स्थान में परिवर्तन, स्थान के साथ उनके अंकों में भी परिवर्तन होता है, वही हमारा स्थानीय मान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फेस वैल्यू मतलब जाति मान। जाति मान को अंकित मान भी बोला जाता है। तो यदि किसी संख्या में किसी भी अंक का जाति मान वही संख्या रहता है, तो चाहे जो भी संख्या हो जिस भी प्लेस पे हो तो उसका अंकित मान मतलब जाति मान वही रहता है। चाहे जैसे 576 है तो इसका जाति मान 576 ही रहेगा। तो इस तरह से होता है हमारा स्थानीय मान और जाति मान। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 432 है, इसके जाति मान और स्थानीय मान का अंतर। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 30 400। फिर है इसका जब ये हो गया हमारा स्थानीय मान, फिर है जैसे 432 का हम जाति मान निकालेंगे तो इसका 2 ही रहेगा, इसका 3 रहेगा और इसका 4 रहेगा। इसमें स्थान के साथ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसके स्थानीय मान और ये होता है हमारा जाति मान। तो ये अंतर होता है स्थानीय मान और जाति मान में। स्थानीय मान में स्थान के साथ साथ अंक में भी परिवर्तन आ जाता है, और इसमें है तो स्थान के साथ साथ अंक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही होता है हमारा जाति मान। जैसे फिर है जैसे नेक्स्ट है अंक। जैसे आप छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है। फिर एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, तो एक अंक की बड़ी संख्या 9 होती है। फिर 2 अंक की छोटी संख्या 10, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 999। तो अगर किसी भी अंक की संख्या पूछी जाती है जो छोटी संख्या में एक में जितने अंक बोले उससे एक कम 0 जोड़ दिया जाता है। तो जैसे एक अंक की छोटी संख्या 1 है तो 2 अंक की पूछा है तो 1 और 0 हो जाएगा। फिर 3 अंक की तो 2 0 जोड़ेंगे, 4 अंक की तो 3 0 जोड़ेंगे, 5 अंक की तो 4 0 जोड़ेंगे। इसी तरह से बड़ी अंक की संख्या पूछता है तो एक अंक की बड़ी संख्या होती है 9, और जितने अंक का पूछे उतने 9 बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारी होती है छोटी और बड़ी संख्या। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि जैसे कुल संख्या कितनी बनती है। जैसे एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 2 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो जैसे एक अंक की, तो एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो इसके लिए रूल्स होता है 9 × 10 to power 0 = 9 × किसी भी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान वही होता है। तो ये हो जाए 1 होता है तो 9 1 जा 9। फिर जैसे 2 अंक की हमसे पूछता है तो 9 × 10 to power 1, तो 9 × 10 = 90। फिर 3 की तो 9 × 10 to power 2 = 9 × 100, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 900। तो इस तरह जितने भी अंक के पूछेंगी 9 में उतने ही उससे एक कम 0 को बढ़ा दिया जाता है। जैसे एक अंक की 9, फिर 2 अंक की 90, 3 अंक की 900, फिर 4 अंक की 9000। इस तरह से
छोटी और कुल संख्याएं हमारी निकाली जाती है। जैसे 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं तो 9 होती हैं। फिर 2 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं तो 90 होती है। 3 अंक की 900 होती हैं। 4 अंक की 9000, 5 अंक की 90000, 6 अंक की 9 लाख। इस तरह से संख्याएं हमारी बढ़ती जाती हैं। तो नंबर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हैं जैसे विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे 2 से विभाज्यता, तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। यही हमारे 2 से विभाज्यता का नियम होता है। जैसे 10, 16, 100, 124, 228 इस तरह की सभी संख्याएं जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 मिलता है वो सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता क्या होता है कि यदि किसी संख्या में के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो अगर कोई संख्या लेते हैं और उनके अंकों का योग करते हैं तो अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह सभी पूरी संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हो जाती हैं। ये जैसे 2, 5, 3। तो 2, 5, 3 में जब हम अंकों का योग करेंगे तो 2 + 5 + 2 तो यहाँ हो जाएगा 5, 2, 7, 2, 9। तो 9 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब हमारी ये 252 हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित हो जाएगी? क्योंकि इनके अंकों का योग 9 का गुणज है। ठीक है। जैसे 5, 6, 4 ले लें तो 5, 6, 4 में 5, 6, 5, 11, 11, 4, 15 होता है और 15 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये हमारी 564 हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा जैसे 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। मतलब इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 624 है तो 624 में जब हम 24 को लेते हैं तो 24 हमारा 4 से विभाजित हो जाता है। 4 छंग 24 होता है तो 624 हमारा पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर जैसे है 2596। तो 2596 में सिर्फ हम इकाई और दहाई का अंक देखेंगे तो इकाई और दहाई का 96 है जो हमारा 4 से विभाजित हो जाता है। तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर है जैसे 8352 मतलब 8352। तो 8352 में जो हमारा इकाई दहाई का 52 है वो हमारा 4 से विभाजित हो जाता है। तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या हमारे 4 से विभाजित होती है। फिर है नेक्स्ट हमारा 5 से विभाज्यता। तो 5 से विभाज्यता क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो कोई भी संख्या अगर उसके इकाई अंक में 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे है यहाँ पे 0। तो 0 हमारा इकाई अंक पर है, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। फिर जैसे इसमें है तो इसमें इकाई अंक पे 5 है, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 6 से विभाज्यता। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 12। तो 12 हमारा 2 छक्का 12 आता है और 3 चौक 12। तो 12 हमारा 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो 6 दूनी 12 मतलब 12 6 से भी विभाजित है। फिर जैसे 24 216। तो इकाई अंक पे 6 है तो ये तो 2 से विभाजित होगा, बस 3 से देखना है कि विभाजित होगा कि नहीं। तो 3 सते 21, 3 दूनी 6 मतलब ये हमारा 3 से विभाजित होगा। तो 2 और 3 से विभाजित है तो ये हमारी 6 से भी विभाजित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक, जैसे 4 से विभाज्यता में था कि अंतिम के 2 अंक, उसी तरह से 8 से विभाज्यता में दिया है कि अंतिम के 3 अंक। तो यदि किसी संख्या में अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 34,216 में हमारा 216 8 से विभाजित हो जाता है तो हमारी पूरी संख्या
8 से विभाजित हो जाएगी। फिर है जैसे 9 से विभाज्यता, तो 9 से विभाज्यता क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या हमारी 9 से विभाजित होती है। जैसे 3 से विभाज्यता में क्या था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से का गुणज हो, तो इसी तरह से है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे 846 है, तो 846 में अंकों का योग करेंगे तो 8 4 12, 12 6 18, 18 हमारा 9 से विभाजित है, तो हमारी ये 846 पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। फिर है 10 से विभाज्यता, तो यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 होता है तो वह पूरी संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाती है। तो जिसके इकाई अंक पर 0 होता है ऐसे कितनी भी बड़ी संख्याएं ले लें आप, वो 10 से विभाजित हो जाएगी। और किसी संख्या की इकाई अंक पर 0 हो और 0 और 5 हो तो वो 5 से भी विभाजित हो। तो अगर 0 है तो वो 5 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा 11 से विभाज्यता। तो 11 से विभाज्यता क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर, मतलब इकाई तरफ से यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य होती है। और अगर 0 या 11 नहीं आता तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 42,625, इसमें इकाई साइड से देखेंगे विषम स्थान कौन से हैं, तो ये पहला, तीसरा और 5वां स्थान हमारा विषम है। तो पहले स्थान पे 5 है, फिर 6 है, फिर 4, तो 5 6 4, तो 6 5 11, 11 4 15। फिर सम स्थान कौन सा है, दूसरा और चौथा, तो 2 और 2 है, तो 2 2 4, तो 15 में 4 घटाएंगे 11 आ जाएगा। मतलब ये संख्या 11 हमारे, अगर बोला गया है कि 0 या 11 हो तो वह 11 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पे 11 आ गया, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 से विभाज्यता क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 हो तो वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। बस ध्यान इतना रखना है कि हमको इकाई तरफ से गिनना है। तो ये हो गए हमारे विभाज्यता के नियम। नंबर्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या हो गया है, डिराइव्ड संख्या क्या, नंबर्स क्या है, मतलब व्युत्पन्न संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है और मिश्रित संख्या क्या है। इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हमारा नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के साथ होगा। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब अगला होगा हमारे नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। तो नंबर सिस्टम के मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही।